और देखिए क्या हो गया है, $1 का मूल हो गया है 80 रुपया। तो इस तरह से जो हमारा रुपया है अब वो वृद्धावस्था में आ गया है, ऑक्टोजेनेरियन हो गया है, 80 साल का हो गया है। लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा कि इतनी हाई तौबा क्यों, हम क्यों इतना पैनिक कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम यहां पहुंचे कैसे? देखिए, सारी शुरुआत जो हुई है इस बैड न्यूज की, वो हुई है जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, जिससे कि जो सारे संसार में सप्लाई लाइंस थी कमोडिटीज की, पेट्रोल हो, व्हीट हो, वो सब एकदम डिसरप्ट हो गई, जिसकी वजह से पूरे संसार में, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन, प्राइसेस बहुत बढ़ गई। हमारे देश में हमने देखा खासा जो इसका बुरा असर पड़ा है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखिए। उन्होंने इस साल 2022 में अब तक $30 बिलियन का हमारे जो स्टॉक मार्केट में जो हमारे स्टॉक्स हैं उनको बेचा है। और अगर हम देखें इस साल के पहले क्वार्टर में या अप्रैल मई जून में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $70 बिलियन हो गया है सिर्फ पहले क्वार्टर में। हमारे जो विदेशी पूंजी के रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो $50 बिलियन से घट गए हैं। और पहले जब हम कितने गर्व के साथ कहते थे कि हमारा जो विदेशी पूंजी का जो रिजर्व है वो 600 बिलियन से बढ़ के देखिए 650 बिलियन होने वाला है, अब वो 600 बिलियन से कम हो गया है। और ये जो बात जो खास लोगों को नहीं पता है, अगले चंद महीनों में $270 बिलियन की हमारी जो डेट है, हमारा जो कर्जा है, वो हमको वापस करना होगा, रिडेम्पशन के लिए आ रहा है। 9 महीने में ये होने वाला है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 80 के किस तरफ जो है रुपया डॉलर के इर्द गिर्द ही नाचेगा। लेकिन ये कहने के बावजूद मुझे थोड़ा हंसी आती है जब लोगों को ये 80 का फोबिया हो गया, 80 का फोबिया हो गया, 80 की कीमत से डर लगने लग गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको पता है कि जापान और चाइना, जो कि हमारी पिछले 50 साल की मिरेकल इकोनॉमीज मानी जाती हैं, क्या आपको पता है उन्होंने डिलिबरेटली उन्होंने अपनी जो उनकी जो पूंजी थी, उनकी करेंसीज थी, उनको लो रखा था डॉलर के अगेंस्ट। उसकी वजह से उनके जो मैन्युफैक्चर्ड जो वो उत्पादन करते थे अपनी इकोनॉमी में, उनको बाहर की मार्केट्स, एक्सपोर्ट मार्केट्स में उसका फायदा मिला। क्योंकि जब अपनी करेंसी को आप हल्का सस्ता रखते हो तो एक तरह की प्रोटेक्शन आपकी इकोनॉमी में आ जाती है। और जो आपका जब आपकी इकोनॉमी लो टेक्नोलॉजी वाली होती है, अनकंपेटिटिव होती है, तो आपको वक्त मिल जाता है, उस प्रोटेक्शन की वजह से आपको वक्त मिल जाता है कि आप अपनी इकोनॉमी को मॉडर्न बना लें, उसको हाईली प्रोडक्टिव बना लें, और तब तक अपनी करेंसी को थोड़ा चीप रखें। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या मुझे आप बता सकते हैं दो बुरी चीजें जो होती हैं जब रुपया गिरने लगता है डॉलर के खिलाफ? दो चीजें बताइए। एक तो बड़ा क्लियर है, एक तो आप एकदम मुझे आसानी से बता देंगे। देखिए, जैसे रुपए की कीमत गिरती है डॉलर के अगेंस्ट, तो हमारी इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, वो बढ़ जाती हैं। क्योंकि अगर पेट्रोल हो, फर्टिलाइजर हो, मशीन हो, फैक्ट्री के लिए और चीजें चाहिए हो, जो भी चीज आप बाहर से लाते हैं, कुछ भी आप लाएं बाहर से, उसकी कीमत बढ़ जाती है। और उसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन जो हमारी इकोनॉमी में बढ़ जाती है। ये तो मैं इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, ये तो होता ही है। लेकिन अब मुझे बताइए, ये तो मैंने मान लिया, आपकी पहली बात तो मैंने मान ली, दूसरा मुझे बताइए, दूसरा बुरा असर क्या होता है रुपए के गिरने का? अब आप सोच में पड़ जाएंगे, अब आप सोचने लगेंगे कि क्या है दूसरा। फिर आप मुझसे कहेंगे नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारी जो नेशनल प्राइड है, हमारा जो राष्ट्र गौरव है, उसको ठेस पहुंचती है जब जो है रुपया गिरने लग जाता है। अरे भाई, ये कहां की ये बात हुई? ये कहां का इकोनॉमिक आर्गुमेंट है? ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये तो ये तो किसी अपने आपको जिस इंसान को इकोनॉमी की पूरी समझ नहीं है, वही ऐसी बात करेगा। क्योंकि सच्चाई ये है कि सिवाय एक बुरा असर, यानी कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, बाहर से कीमतों का बढ़ जाना क्योंकि रुपया गिर गया, सिवाय इस एक बुरे असर के कोई भी, मैं रिपीट करता हूं, कोई भी ऐसा बुरा असर नहीं है जब रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले। और अगर हमारी मार्केट्स जो हैं वो एफिशिएंट हैं और सरकार की पॉलिसीज अच्छी बनती हैं और सरकार पैनिक नहीं करती है और सरकार किसी तरह के गलत पॉलिसी नहीं बनाती है, तो एक अपने आप एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म, अपने आप एक बाजार में ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से जो खामियां आ गई हैं गिरते रुपए की वजह से, वो सब हट जाती है। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देके ये समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि 6 महीने पहले
एक फॉरेन इन्वेस्टर, एक विदेशी इन्वेस्टर ने एक शेयर जिसका नाम ए कंपनी था, ए कंपनी को 75 रुपए में बेच दिया। उस वक्त डॉलर की कीमत 75 रुपया थी, तो उसने एक शेयर बेच दिया, 75 रुपए ले लिया, 75 रुपया से $1 खरीदा और वो डॉलर को अपने घर वापस भेज दिया उसने, फॉरेन इन्वेस्टर ने। तो इससे दो चीजें होती हैं, तो ए की शेयर प्राइस गिर जाती है क्योंकि वो किसी ने उसको बेचा है, और रुपए की कीमत गिरती है क्योंकि किसी ने 75 रुपए को देकर $1 खरीदा और डॉलर बाहर भेज दिया, क्योंकि डॉलर की उससे कमी हो जाती है, तो इसलिए डॉलर की कीमत जो है रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। अब ये देखिए कि जब एक विदेशी इन्वेस्टर ऐसा करता है तो बाकी विदेशी इन्वेस्टर को भी डर लगने लगता है कि देखिए ये रुपया तो गिर रहा है और शेयर प्राइस भी गिर रही है। ये जब दोनों चीजें होंगी तो उनका जो पोर्टफोलियो है, उनकी जो पूंजी लगाई हुई है हमारी देश में, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो वो डर में आके वो लोग भी बेचना शुरू कर देते हैं। तो जब सब लोग बेचना शुरू करते हैं तो होता क्या है, तो अब मान लीजिए कि सबके बेचने की वजह से जो ए कंपनी का शेयर प्राइस है, जो पहले 75 रुपए का था, वो अब गिर के 60 रुपए पे आ गया। लेकिन जिस तरह से लोग रुपया देकर डॉलर बाहर अपने देश में वापस भेजते हैं, उसकी वजह से रुपया भी मान लीजिए कि 75 रुपए जो होता था, अब वो गिर के 80 रुपया हो गया है। तो अब शेयर एक कंपनी का शेयर जो है 60 रुपए का हो गया है और डॉलर जो है वो 80 रुपया का हो गया। अब देखिए कि जो पहला इन्वेस्टर है जिसने पहले शेयर बेचा था 75 रुपए में और $1 अपने घर वापस भेज दिया था, अब वो क्या सोचने लगेगा, अब तो उसके लार टपकने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब वो वही डॉलर वापस लाके कंपनी का जो शेयर है 75 सेंट में खरीद सकता है। जो पहले उसको चीज $1 में जो बेच के गया, अब उसको 75 सेंट में मिल रही है, यानी कि 25 सेंट का उसको मुनाफा हो रहा है हर डॉलर पे। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में 25% उसको मुनाफा हो रहा है, रिटर्न मिल रहा है। तो वो क्या करेगा, वो तो आएगा और फिर खरीदना शुरू करेगा। ये हम देखते हैं पूरी इकोनॉमी में, हम देखते हैं कि जब एसेट की प्राइसेस गिरती हैं, जब मूल्य गिरते हैं और रुपया भी उसके साथ गिरता है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें जो विदेशी निवेशक है, जो विदेशी पूंजी जो लगाता है, वो सेलर से बायर बन जाता है, वो बेचने वाले से हटकर खरीदने वाला बन जाता है। और जब वो खरीदने वाला बन जाता है तो जो एसेट प्राइसेस हैं वो फिर से चढ़नी शुरू हो जाती हैं, रुपया जो है गिरना बंद कर देता है, हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और निवेश बढ़ जाता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो चीज हम बाहर से मंगाते थे अब वो हम हिंदुस्तान में बनाने लग जाते हैं। हमारी जो जीडीपी है वो फिर से ग्रो करना शुरू करती है, फिर से बढ़ती है। सरकार के रेवेन्यू फिर बढ़ जाते हैं क्योंकि टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाते हैं। ये सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन शायद उस वक्त भी, ये सब कुछ अच्छा होने पर भी, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति जो है वो एक रिस्क बनी रहती है। तो उसको काबू में लाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो उससे जो डिमांड है वो कम हो जाती है, कंजम्पशन कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, और डिमांड कम हो जाने से कीमतें जो हैं वो गिरने लग जाती हैं या स्टेबल हो जाती हैं, बढ़ना बंद कर देती हैं, वो कहीं के काबू में आ जाती हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं जिसकी वजह से कीमत काबू में आती है, तो हमने जैसे देखा है कि डॉलर इनफ्लो फिर बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि विदेशी जो निवेशक है उसको अब हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसकी रिटर्न बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमने जैसे देखा कि एसेट प्राइसेस फिर कीमत बढ़ने लग जाती है, इकोनॉमी फिर ग्रो करने लग जाती है, एक वेल्थ इफेक्ट लोगों में आता है, लोग अपने आप को थोड़ा बहुत अमीर फिर से समझने लगते हैं। जब उनके शेयर प्राइस की कीमत बढ़ती है वो खर्चा शुरू कर देते हैं, और कई ऐसा करते करते एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब जो लोगों की आय जब बढ़ती है, लोगों की इनकम जब बढ़ती है, तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, वो नई चीजें फिर खरीदना शुरू करते हैं और इकोनॉमी जो है वो वापस ग्रोथ में आ जाती है। तो ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया, इसकी वजह से मैं कहूंगा कि आप पैनिक मत कीजिए कि रुपया गिर गया है। आप इसका कोई मायूस ना होइए, क्योंकि हमको सिर्फ ये देखना है कि हमारी जो मार्केट्स हैं वो कंपेटिटिव रहें, हम जो जिस चीज़ में निवेश कर रहे हैं वो निवेश अच्छा हो, बुरा ना हो, डड ना हो, वेस्ट ना हो जाए, लॉसेस ना हो जाए उस निवेश से। ये जो सरकार जिस तरह से इन्फ्लेशन को खत्म करती है, इतनी जोर से खत्म ना करे, इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा दे कि उससे जो है डिमांड बहुत ज्यादा दब जाए। टैक्सेस ज्यादा ना बढ़ा दिए जाएं, सरकार पैनिक में आके कई बार टैक्स बढ़ा देती है, लेकिन वो सरकार ना करे, क्योंकि अगर सरकार बिना पैनिक के, बिना किसी
हबड़ा दफड़ी करके बिना किसी डर के अगर वो धीरे से पॉलिसीज लाती है जिससे कि जो जो प्राइसेस हमारी इकोनॉमी में डिस्टॉर्ट हो गई थी वो वापस धीरे धीरे अपने कंपेटिटिव लेवल पे आ जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि एक 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 जैसे मैंने दिखाया कि एक ग्रोथ मोड इकोनॉमी में वापस आ जाता है और ये जो जो प्रॉब्लम्स जो गिरते रुपए की प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने आप जो है एक सेल्फ करेक्टिव मार्केट के थ्रू वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये बेचैन मत होइए, 80 का जो आंकड़ा है उससे बेचैन मत होइए। शायद ये शुरुआत है हमारे इकोनॉमिक टर्न अराउंड की, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें शायद खुशनुमा बात होने की, अच्छे वक्त आने की शायद ये शुरुआत हो सकती है।